सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी गद्य के विकास क्रम को देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ और गद्य के विकास क्रम को आज हम चर्चा में लाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य के बारे में कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य के अंतर्गत कितनी प्रकार की विधाएं होती हैं और गद्य का विकास क्रम का प्रारंभिक भाग हम पढ़ चुके हैं एवं भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की गद्य के विकास क्रम को चर्चा के अंतर्गत लाएंगे। सर्वप्रथम हिंदी गद्य के विकास क्रम के काल विभाजन को एक बार पुनः देखते हैं। युग और काल विभाजन, जैसे सबसे पहले बताया गया वैसे हिंदी गद्य के अंतर्गत भारतेंदु युग को प्रथम युग माना जाता है, परंतु भारतेंदु युग से पूर्व भी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं की गई हैं, इसलिए हम पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग इसे कहते हैं। अर्थात एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतेंदु युग से पूर्व के काल को हम क्या कहते हैं, तो उसे पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग या फिर हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, इन तीन नामों से पुकारा जाता है। और इसका काल विभाजन की श्रेणी में हमारा 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक इसको माना जाता है। उसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काल है गद्य का, भारतेंदु युग है, या उसे भारतेंदु युग को और भी हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय में सर्वाधिक गद्य का विकास किया गया या गद्य की साहित्य की रचना भारतेंदु युग से सबसे पहले बहुत विविधता के साथ और बहुत अधिक विशेषताओं से भरकर इसमें आरंभ हुई थी, जो 1968 से 1900 तक इस ईस्वी तक इसे माना गया है। 1868 से है ये, बेसिकली 1868 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। इसके पश्चात द्विवेदी युग, द्विवेदी युग जिसे द्विवेदी युग में भी विभिन्न प्रकार की गद्य रचनाएं बहुत सुंदर तरीके से की गई थी और इसमें सबसे अधिक गद्य का विकास हुआ था, इसीलिए इसका काल विभाजन में 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग को माना गया है। उसके बाद शुक्ल युग या छायावादी युग, यह 1922 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग, यह 1938 से 1947 तक माना गया है। और अंतिम स्वातंत्र्योत्तर युग है जो 1947 से अभी तक चला आ रहा है। इस काल विभाजन पे हम कल भी चर्चा कर चुके थे पूर्व की कक्षा में। इसके बाद हम आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। हिंदी साहित्य जगत की कुछ प्रमुख बोलियां भी हैं जिनको आपको जान लेना आवश्यक है, जिसमें एक तरफ हम उपभाषाएं को देखते हैं और दूसरी तरफ बोलियों को देखते हैं। उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी है, तो बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली है। पूर्वी हिंदी अगर उपभाषा है तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बंघेली और छत्तीसगढ़ी है। दूसरी तरफ राजस्थानी हिंदी है, तो इधर बेसिकली ये उपभाषाएं हैं, मतलब हिंदी के अंतर्गत क्षेत्र काल के हिसाब से ये उपभाषाएं हमारे देश में फैली हुई थी और वो एक क्षेत्र, बड़े क्षेत्र विशेष में इन उपभाषाओं का प्रयोग किया जाता था और किया जाता है, और वहीं जगह जगह के अकॉर्डिंग हिसाब से अलग अलग बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहाड़ी हिंदी जहां पर प्रयोग की जाती है वहां दो प्रकार की बोलियां प्रयोग होती हैं, कुमाऊनी और गढ़वालवी। भोजपुरी बिहार के क्षेत्र में हिंदी जहां बोली जाती है वहां तीन तरह की बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही।
इसके बाद अब हम विभिन्न प्रकार की गद्य विधाओं की चर्चा करेंगे कि विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं गद्य में, नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रावत इत्यादि। उनमें सबसे पहले कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी कक्षा में आ सकता है कि कौन कौन सी हमारी विधाएं हैं उनकी, या फिर ये भी इस तरह से भी आ सकता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और ये किसने लिखा था, या हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी का प्रथम यात्राव्रत कौन सा है। इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो वो है गौरा बादल की कथा, जो कि जटमल ने लिखी थी। इस हिंदी का प्रथम नाटक नहुष माना जाता है और श्री गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखित। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गृह है, जो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। आप ये ध्यान रखिए, कहानी उपन्यास प्रथम जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी थी। और हिंदी का प्रथम यात्रावत सरयू के पार की यात्रा, जो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। तो ये प्रथम रचनाएं जो है विभिन्न क्षेत्र विधाओं में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है और इनके लेखकों को भी याद करना है। इसके बाद देखते हैं हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं की परिभाषाएं। जैसे मैंने अभी आपको कल बताया था कि हिंदी की विभिन्न प्रकार की जो विधाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनके हम इसमें रचनाओं के भी बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। जिसमें सबसे पहले आता है नाटक। नाटक किसे कहते हैं? रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने वाले की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह गद्य रचना जिसमें अभिनय एवं संवाद पर विशेष बल दिया जाता है, वह गद्य रचना नाटक कहलाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि नाटक किसे कहते हैं? जिसे हम रंगमंच पर अभिनीत कर सकते हैं और जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संवाद और अभिनय किया जाता है। और दूसरी बात, एक से अधिक अंकों वाला। ठीक है, क्या बात है, कौन कौन सी बातें हैं? एक से अधिक जो अंकों वाला हो, जिसमें अभिनय और संवाद पर बल दिया जाता हो, वह गद्य रचना नाटक कहलाती है। क्लियर? गद्य विधाओं के अब प्रमुख गद्य विधाओं के नाम, मतलब नाटक कौन कौन से हैं जो हमारे प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ध्रुव सामनी और चंद्रगुप्त ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। और दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दो नाटक लिखे हैं, भारत दुर्दशा और कपूर मंजरी। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, परंतु आपसे एक प्रश्न आ सकता है कि हिंदी के प्रमुख दो नाटककारों के बारे में बताइए। तो मैं पहले यहाँ पर आपको परिभाषा बताना चाह रही हूँ विभिन्न विधाओं की, और उसके कोई भी दो आप रचनाकारों के नाम यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जिसमें सबसे मुख्य कौन है? जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनकी दो दो रचनाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हाँ, एकांकी। दूसरी विधा है एकांकी। एकांकी अर्थात एक अंक वाली। अभी हमने पीछे नाटक की बात करी थी, नाटक जिसमें विभिन्न बहुत से अंक होते हैं, परंतु एकांकी अर्थात एक अंक वाली। इसमें भी हम ये फिर से देख लेते हैं, एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है, अर्थात यह भी हम अभिनीत कर सकते हैं। एकांकी को भी अभिनीत किया जा सकता है, मंच पर अभिनीत किया जा सकता है। इसमें भी विभिन्न संवादों का और नाटककार के द्वारा रचना की जाती है, परंतु इसमें बस एक ही अंक होता है और इसका जो घटना क्षेत्र होता है वो भी
बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है। एकांकी की दो रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और उपेंद्र नाथ अश्क। वर्मा जी की दो रचनाएं दीपदान और रेशमी टाई। दीपदान तो आपके सिलेबस में भी है, आप पढ़ेंगे। सबसे पहली एकांकी है। और उपेंद्र नाथ अश्क का तौलिए और अंधी गली, ये दो रचनाएं उनकी बहुत अधिक प्रसिद्ध है एकांकी में। एकांकी के दो एकांकीकार कौन कौन से प्रमुख हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क। इसके बाद देखते हैं उपन्यास। तीसरी विधा है उपन्यास। किसी ने कल क्लास में पूछा भी था, उपन्यास मैम किसे कहते हैं? तो उपन्यास देखिए, किसी विस्तृत कथा वस्तु के पात्रों के चरित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्यों को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। उपन्यास में जैसे हम नाटक को अभिनीत कर सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के संवादों का, विभिन्न प्रकार के पात्रों का वर्णन किया जाता है, उसी तरह से उपन्यास में भी विभिन्न पात्रों का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार की घटनाक्रमों को संजोकर हम एक कहानी को विस्तृत रूप से लिखते हैं। परंतु उपन्यास में अभिनय नहीं किया जाता, उपन्यास का अभिनय नहीं होता, अपितु उपन्यास को हम पढ़ने में यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत बड़े मोटे मोटे नॉवल वर्ड्स तो सुना है ना, मोटे मोटे उपन्यास हिंदी में उसे ही उपन्यास कहा जाता है। मोटे मतलब कहानी उसकी बहुत अधिक विस्तृत होती है, पात्रों के चरित्रण, उसका संवाद बहुत अधिक विस्तृत होता है, जिसे विस्तृत रूप से दर्शाया जाता है। अब दो प्रमुख उपन्यासकार हमारे प्रेमचंद का नाम उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में सर्वप्रथम लिया जाता है और उपन्यास में उनका उपन्यास गोदान और गबन सर्वप्रमुख माना जाता है। उसके अलावा भगवती शरण वर्मा का चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उसके बाद हम अगली विधा देखते हैं कहानी। कहानी जिसमें पात्रों के चरित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है, उस गद्य रचना को कहानी कहते हैं। सामान्य भाषा में कहानी वह माध्यम है जिसके माध्यम से लेखक अपनी कल्पना को साकार करता है और रोचकता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें भी विभिन्न चरित्र होते हैं, विभिन्न घटनाक्रम होते हैं और समाज का दर्पण भी इसमें किया जाता है। कुछ प्रमुख रचनाकार कहानीकार हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, प्रेमचंद का नाम सबसे पहले आता है, जिनकी कहानी नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। आपके सिलेबस में मंत्र कहानी भी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। दूसरे कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं, जिनकी कहानी पुरस्कार और आकाशदीप बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पुरस्कार भी आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। आगे देखिए निबंध। निबंध की परिभाषा में जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों के स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक तथा प्रत्यक्ष रूप से करता है, उसे गद्य विधा को निबंध कहते हैं। मतलब निबंध के अंतर्गत कोई भी लेखक अपने विचारों को बिना किसी नियम के स्वच्छंद रूप से व्यक्त कर सकता है, उसमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता विद्यमान होती है। प्रसिद्ध निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वप्रथम आता है और उसके अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि और रस मीमांसा है और श्याम सुंदर दास की गद्य कुसुमावली। ये ध्यान रखें कि ये निबंध है,
रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न आलोचनाएं भी लिखी हैं, परंतु अगर निबंध के बारे में बात करेंगे तो चिंतामणि और रस मीमांसा आती है। इसके बाद आलोचना। आलोचना किसे कहते हैं? किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना उस रचना की आलोचना कहलाती है। अर्थात हम किसी भी रचना को, कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास, नाटक या एकांकी, कोई भी रचना वो लिखी हुई है उसको क्रिटिसाइज करना, मीन्स उसके बारे में, उसके गुण, उसका दोष कि लेखक ने कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है, खराब लिखा है, उसमें इन नियमों का पालन किया है या नहीं किया है, या उसने समाज की दृष्टि से उसको किस तरह से प्रयोग किया है। इन सब बातों को जब कोई लेखक क्रिटिसाइज करके अपनी बात प्रस्तुत करता है उसे आलोचना कहा जाता है। और इसके लिए हम वर्ड समालोचना शब्द भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी दो प्रमुख हैं। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी नाम बहुत अधिक आता है, पर यहाँ डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के पहला डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है साहित्यालोचन, और डॉक्टर नगेंद्र का भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ये उनकी प्रमुख आलोचना रही हैं। इसके अलावा अगली विधा है जीवनी। जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। अर्थात इसमें हम किसी भी प्रमुख व्यक्ति का, किसी भी फेमस व्यक्ति का हम पूरा घटनाक्रम, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कब उन्होंने पढ़ाई करी, कौन उनके माता पिता थे, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या शिक्षा अध्ययन की, किस तरह से उन्होंने जीवन को अपने जिया, वो सारा घटनाक्रम जब हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं तो उसे जीवनी कहा जाता है। जीवनी लेखन में अमृत राय सरप्रमुख आते हैं, जिनकी प्रमुख रचना कलम के सिपाही है, जो उन्होंने प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी है। दूसरा विष्णु प्रभाकर जी आते हैं, जिन्होंने आवारा मसीहा शरण चंद जी की जीवनी लिखी है। जीवनी के पश्चात आत्मकथा। अभी हम जीवनी की बात कर रहे थे। जीवनी में किसी और के जीवन परिचय को कोई और लिखता है, और आत्मकथा में हम स्वयं की जीवन के विषय में स्मरणीय घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से वर्णित करते हैं। मतलब मैं अगर अपनी आत्मकथा लिखूं, आत्मकथा मतलब मैं अगर अपने जीवन के बारे में कुछ लिखती हूँ क्रमबद्ध रूप से, तो वो आत्मकथा के अंतर्गत आएगा, और मेरे जीवन के बारे में कोई और लिखेगा तो वो जीवनी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। जीवनी में भी हम जीवन परिचय देते हैं, आत्मकथा में भी जीवन परिचय देते हैं, परंतु आत्मकथा के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं के जीवन के विषय में प्रस्तुत करता है अपने परिप्रेक्ष्य से, और जीवनी में दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन के विषय में लिखता है उसके अपने परिप्रेक्ष्य के आधार पर। देख भी लीजिए, गद्य रचना में लेखक स्वयं अपने जीवन के स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे ही आत्मकथा कहते हैं। जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं लिखा है। हरिवंश बच्चन ने ही एक और बसेरे के दूर 4 खंडों में लिखा है, और यशपाल जी ने सिंहावलोकन लिखा है। ये इनकी प्रमुख आत्मकथाएं हैं। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये यात्राव्रत। यात्राव्रत नाम से ही क्लियर है, यात्राओं का वर्णन। अर्थात जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्राव्रत कहते हैं। अर्थात जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं की यात्रा करते हैं, जब उसका बहुत चित्रात्मक और क्रमबद्ध रूप से कलात्मक वर्णन करते हैं उसे यात्राव्रत कहा जाता है। इस तरह से वर्णन किया जाए कि उसमें हमें अनुभव हो उसे पढ़कर कि हम वहीं की यात्रा कर रहे हैं, उसे यात्राव्रत कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत से यात्राव्रत लिखे हैं, जिसमें रूस में 25 मास और मेरी तिब्बत कथा बहुत
प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सेठ गोविंद दास का भी नाम आता है, जिन्होंने पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व, ये 2 रचनाएं उनकी बहुत अधिक प्रमुख हैं यात्रावत के क्षेत्र में। अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण की परिभाषा के रूप में देखें तो संस्मरण अर्थात नाम से ही क्लियर है, स्मरणीय घटना या याद वाली घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति याद करके उसके यथार्थ रूप में सशक्त और रोचक भाषाशैली में पुनः मूर्त एवं स्मरण करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। अर्थात याद करके, हम पुरानी घटना को याद करके उसे पुनः यथार्थ रूप में जब विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग करके ये स्मरण करते हैं और उसे उत्तर पुस्तिका पे उतारते हैं या उसे मूर्त रूप देते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। इसमें महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रमुख आता है, जिन्होंने पद के साथ ही लिखा, और बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण नाम से ही संस्मरण रचना है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद रेखा चित्र। रेखा चित्र अर्थात जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। हिंदी गद्य में रेखा चित्र में रामप्रक्ष बेनुपुरी की माटी की मूरत और लाल तारा तथा महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं सर्वप्रमुख हैं। एक गद्य काव्य की या गद्य गीत को भी गद्य रचना के अंतर्गत आता है, गद्य विधा के अंदर, जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है। अर्थात ऐसी गद्य रचना जिसे पढ़कर काव्य की अनुभूति होती है, रचनात्मकता की अनुभूति होती है, उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। जिसमें राय कृष्णदास ने बहुत सुंदर गद्य काव्य की रचना की है, पागल पथिक, और वियोगी हरि ने तरंगिणी का प्रस्तुतिकरण किया है, जिससे मतलब इन गद्य काव्य को पढ़ने से ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जो कि हमें काव्य प्रदान करता है। रिपोर्ताज, जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा वर्णन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसे रिपोर्ताज कहते हैं। समझ आया कि जिस घटना को, मतलब कोई ऐसी घटना का वर्णन जो ऐसा लगे आंखों देखा, जैसे आप कमेंट्री देखते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री देखते हैं या किसी ओलंपिक में किसी खेल की मैच की कमेंट्री देखते हैं, वो उसको जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो रिपोर्ताज के अंतर्गत आता है। धर्मवीर भारती की अकाल की छाया और रांगे राघव की तूफानों के बीच एक प्रसिद्ध रिपोर्ताज रचना है। भेंटवार्ता या साक्षात्कार, आप लोगों ने इंटरव्यू वर्ड बहुत अधिक सुना होगा, वही है। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके मिलकर उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों, मतलब उनकी एक्टिविटीज आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर के रूप में साहित्य रचना करता है तो वह भेंटवार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ते होंगे कि किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति से जब कोई प्रश्नाकार या कोई इंटरव्यू करता मिलकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है और उनसे उत्तर के रूप में जो प्राप्त करता है उसको लिखित रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तो वह भेंटवार्ता या साक्षात्कार कहलाता है। पद्म सिंह शर्मा ने कमलेश्वर, मैं इनसे मिला, और राजेंद्र यादव की चैंखव एक इंटरव्यू, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं भेंटवार्ता की श्रेणी में। अब आता है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य क्या है? जब लेखक अपने मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र के द्वारा अपने संबंध में
या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा भी करता है तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। अर्थात हम जब अपने मित्र को पत्र लिखते हैं और किसी समस्या के विषय में या किसी सूचना के विषय में तो वह पत्र साहित्य की श्रेणी में आता है। वियोगी हरि ने बड़ों के प्रेरणादायक पत्र और हरिवंश राय बच्चन का पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये पत्र साहित्य की श्रेणी में उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अब कुछ विविध कुछ एक जनरल बात करते हैं जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं कि हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाली पत्रिका का नाम क्या है। वह सरस्वती है, ध्यान रखें और इसे याद भी करें। ये द्विवेदी युग की पत्रिका है सरस्वती, जो सबसे अधिक गद्य के विकास में योगदान देने वाली पत्रिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल कब रहा है, तो यह 1868 ईस्वी में रहा है। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल 1873 ईस्वी में और सरस्वती का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी में रहा है। ये भी अभी मैंने बताया जैसे द्विवेदी युग की प्रमुख सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी है, प्रमुख भी और सर्वप्रथम भी सरस्वती। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डायरी। जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली प्रमुख घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है तो उससे रचना को डायरी कहते हैं। डायरी लेखन आप लोगों ने सुना भी होगा, आप सामान्यतः कहा भी जाता है कि रोज अपने विचारों को प्रस्तुत करें। तो जब कोई व्यक्ति उसे कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है और तिथिबद्ध रूप से उसे मेंटेन करता है तो उसे डायरी लेखन कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी और मोहन राकेश की डायरी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार की विधाओं में प्रमुख दो रचनाकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इस पीपीटी में, इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ जो आपको याद करना पूरे साल के लिए बहुत जरूरी है। अब हम युगानुसार, मतलब 2 युग हमारे इंपॉर्टेंट हैं 9th में और 2 युग 10th में, उनके अनुसार निबंधकार, उपन्यासकार और उनकी निबंध रचना और उपन्यास रचना को देखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। भारतेंदु युग में निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना धोखा और राजा और प्रजा है। इसी तरह से उपन्यासकार में लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गृह, जो कि प्रथम उपन्यास भी हिंदी साहित्य का माना जाता है, वह बहुत प्रमुख है, और बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी। तो इस तरह से निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में हमारे ये दो लेखक भारतेंदु युग के प्रमुख हैं। और उसी प्रकार द्विवेदी युग में माधव प्रसाद मिश्र, उन्हीं की निबंधमाला, और चंद्र शर्मा गुलेरी की कछुआ धर्म, ये 2 निबंधकार हमारे द्विवेदी युग के बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। और उसी तरह से द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकार भी याद करेंगे आप, देवकीनंदन खत्री उनकी रचना चंद्रकांता, और किशोरीलाल गोस्वामी, उनकी रचना तारा। ठीक है, इसी प्रकार शुक्ल युग में, या जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है, उसके 2 प्रमुख निबंधकार प्रसिद्ध हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध और गुलाब राय का ठलवा क्लब निबंध बहुत अधिक प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ उपन्यासकार में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेमचंद हमने याद किया था और उनकी रचना गबन, और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की आत्मदाह, ये उपन्यासकार में सर्वप्रमुख है। किसमें? शुक्ल युग में। शुक्लोत्तर युग में
आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पलता और जैनेन्द्र कुमार की जड़ की बात निबंध प्रमुख हैं, और यशपाल का उपन्यास झूठा सच और भगवती शरण वर्मा की भूले बिसरे चित्र ये प्रमुख उपन्यास हैं शुक्लोत्तर युग के। अब युगानुसार विधाओं के एक एक प्रसिद्ध रचना जैसे कहानीकार और नाटककार इन्हें देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख कहानीकार अंबिका दत्त व्यास हैं, जिनकी रचना कथा कुसुम कलिका और चंडी प्रसाद सिंह की हास्य रत्न। उसी तरह से भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख नाटककार में आते हैं, जिनकी नील देवी प्रसिद्ध रचना है, और बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर। ये दो प्रमुख नाटककार हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट, और दो कहानीकार हैं अंबिका दत्त व्यास और चंडी प्रसाद सिंह। इनकी एक एक रचना भी यहाँ दी हुई है, नाटक और कहानी। इसी प्रकार द्विवेदी युग में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और की कानों में कंगना और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन। दूसरी तरफ नाटकों में द्विवेदी युग में शिवनंदन सहाय और उनका नाटक सुदामा और लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है द्विवेदी युग में नाटकों की श्रृंखला में। और शुक्ल युग में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद प्रमुख नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद के पुरस्कार और प्रेमचंद की पंच परमेश्वर प्रमुख नाटक रचनाएं हैं, कहानी रचनाएं सॉरी। और नाटककार में भी जयशंकर प्रसाद और हरि कृष्ण प्रेमी प्रसिद्ध हैं, जिसमें प्रसाद जी का चंद्रगुप्त और हरि कृष्ण प्रेमी जी का प्रतिशोध प्रमुख है। शुक्लोत्तर युग में इलाचंद जोशी की आहुति प्रमुख कहानी और राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा प्रमुख कहानियों में है। और अगर नाटकों की गणना करें तो उपेंद्र नाथ अश्क का जय पराजय और विष्णु प्रभाकर का कुहासा और किरण प्रमुख है। इस प्रकार हमने युगानुसार नाटक, कहानी, निबंध और निबंध इत्यादि का पूर्ण विवरण युगों के आधार पर भी देख लिया है। आशा करती हूँ कि आप ये चीजें सारी याद रखेंगे और इनको पूरी तरह से अपनी अपनी कॉपीज में भी मेंटेन कर लेंगे। अगर फिर भी किसी भी कंटेंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को डाल सकते हैं, मैं उसको दूर करने का और उसको सुधारने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गद्य विकास की श्रृंखला अभी यही समाप्त करती हूँ मैं। धन्यवाद।